अस्सलाम वालेकुम जी। तख्ते लाहौर में एक सनसनी मची हुई है, इसलिए सनसनी मची हुई है क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े बुर्ज उलटने की खबरें आ रही हैं। इंतखाबात से पहले ये बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट जाने हैं। नवाज शरीफ का असल इम्तिहान है, और इम्तिहान क्यों ना हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी ना बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया है, और ये जो सुस्ती का मुजाहरा ना जानबूझ कर किया है। ये क्या है, इसकी डिटेल्स मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताती हूँ। साथ ही साथ इमरान खान के लिए तो खैर नहीं मैं कह सकती, इमरान खान के लिए तो ये बुरी खबर ही है, पर पीटीआई के लिए एक हल्की सी वो ठंडी हवा का झोंका आया है। और वो जो ठंडी हवा का झोंका है ना, वो किस सूरत में आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत ही एक तहलका खेज खबर आने वाली है। आपको पता है ताहयात नाअहली के हवाले से फैसला महफूज हो चुका है। किसी भी टाइम पर यह फैसला आ सकता है। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ अभी तक तो फैसला नहीं आया। अभी आज आ जाए, कल आ जाए, किसी टाइम भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है वीडियो खत्म हो तो साथ ही फैसला आ जाए। बट मामला ये है कि जो फैसला महफूज हुआ है ना ताहयात नाअहली का, वो मुमकिना फैसला क्या है, और वो मुमकिना फैसला मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ये नहीं कि जी मुझे किसी ने टेक्स्ट कर दिया कि मैसेज के जी क्या फैसला है। जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो रिमार्क्स हुए, उससे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ताहयात नाअहली को 5 साल के लिए इसका तयन करेगी, और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट को ये ज़रूर कहेगी कि वो 62(1)(f) के हवाले से कोई मजीद कानून साजी फर्दर करें, इसको ख़त्म कर दें या कुछ ना कुछ कानून साजी इसके हवाले से करें, ताकि आइंदा फ्यूचर के अंदर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 साल नाअहली के हवाले से 62(1)(f) का तो तयन हो जाएगा, लेकिन क्या डिस्क्वालिफिकेशन सादिक और अमीन होने पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अदालत के अंदर जो रिमार्क्स आए हैं ना वो बहुत तहलका खेज है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये फैसला बहुत ही एक डिबेट खड़ी कर देगा। इस पर ज़रूर बहस होगी, और वो इसलिए होगी बहस क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो तो आमिरों को भी नहीं छोड़ा। काजी फाइज ईसा साहब ने जर्नैलों को लताड़ दिया है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा है, कोट अनकोट मैं आपको बता देती हूँ, कि उन्होंने कहा कि भाई जिन जर्नैलों के पास, जिन आमिरों के पास ये मैंडेट ही नहीं है, वो कैसे आइन में ये तब्दीली कर सकते हैं कि भाई 62(1)(f) लगा दो, लाइफ टाइम है, सादिक और अमीन, ठीक है। 62(1)(f) क्या कहती है कि आपको सादिक और अमीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो टेस्ट है सियासतदानों का कि जी सादिक और अमीन है कि नहीं है। बाकी ममालिक के अंदर तो किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप सादिक और अमीन हैं, तो पाकिस्तान के लिए इतना तगड़ा टेस्ट सियासतदानों के लिए क्यों है? एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस समाअत के दौरान सुनने में आई वो ये थी कि जी काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि फैसला महफूज करने की अनाउंसमेंट करने से पहले उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक नोटिस जारी किया था इस हवाले से, लेकिन कोई भी इसका हिस्सा नहीं बना। कोई सियासी जमात जो है वो इस ताहयात नाअहली वाले मामले की जो केस की जो समाअत हो रही थी इसका कोई हिस्सा नहीं बनी। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये मामला सियासतदानों से ही रिलेटेड है, प्योरली सोलली सियासतदानों से रिलेटेड है। हम बेशक जो है जर्नैलों को, आमिरों को, हम हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को, और हमेशा जो तीसरी क़ुव्वत है उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, राइटली ऑल्सो समटाइम रॉन्गली एज वेल। बट देखिए काजी फाइज ईसा साहब ने इस केस के अंदर इस पूरी ताहयात नाअहली वाले मामले को लेकर के सियासतदानों की बड़ी साइड ली है। मैं आपको सही बताऊं, बड़े उन्होंने डेमोक्रेटिक वे का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जर्नैलों की, आमिरों की अच्छी खासी क्लास भी लिया कि भाई उनके पास क्या मैंडेट है, वो कौन होते करने वाले। लेकिन ये चीज़ें तो सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना कि जब इस तरह का केस हो रहा था, जब एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया, तो इसमें कोई भी इसका हिस्सा नहीं बना। आप सब लोग न्यूट्रल हो गए, सारे सियासतदान न्यूट्रल हो गए। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, अपने जैसे एंकर्स की बात करूं जो हफ्ते में 4 या 5 शोज करते हैं, तो और हर शो में उनके पास सियासतदान आते हैं, तो अगर एक दिन में वो 3 सियासतदानों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज वो लगभग पूरे महीने में डेली बेसिस के ऊपर यानी कि लगभग पूरे महीने में 20-25 दिन वो उनका इंटरेक्शन सियासतदानों के साथ है। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 पार्टियों के, 4-4 पार्टियों के। और हम भी सियासतदानों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सियासतदानों को जब मौका मिलता है अपनी बात करने का तो अपनी बात नहीं कर पाते। तो इसका नुकसान आमिरों को तो नहीं हो रहा, इसका नुकसान जर्नैलों को तो नहीं हो रहा, इसका नुकसान जजेस को तो नहीं हो रहा, इसका नुकसान तो सियासतदानों को ही हो रहा है। मेरे लिए भी जब ये बात उठाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी पब्लिक नोटिस था और इसके बावजूद कोई इसका हिस्सा नहीं बना, मेरे लिए भी ये बात बड़ी शॉकिंग थी। कि आपने नोटिस ही नहीं किया कि ये तो कमाल ही हो गई है।
तो भाई ये एक अच्छी खबर है कि 62(1)(f) के मतलब खबर इन द सेंस कि यही लग रहा है, मुमकिन फैसला यही है कि वो जो नाअहली है वो 5 साल की होगी और फिर जिसने भी जो है वो वायलेशन की है वो 5 साल तक उसके ऊपर बार रहेगी और फिर उसके बाद जो है वो वापस आके इलेक्शंस अपने कंटेस्ट कर सकते हैं। मगर हम सियासतदानों को ना, मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि इन सियासतदानों को ज़रूर सोचना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन पीटीआई के लिए ताज़ा हवा का झोंका ये है कि शाम महमूद कुरैशी हूँ, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी हूँ और उधर से हलीम आदिल शेख साहब हूँ। इन तीनों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, विच मीन्स कि दे आर एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो वो जो एक बहुत हाहा हिली मचाई हुई थी ना, वो हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 1024 के करीब कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने 2400 के करीब कागजात 2400 से ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो मैंने आपको तभी भी कहा था कि ये अभी ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, अभी ये होंगे, इनमें से कुछ एक्सेप्ट होंगे, ये सारे के सारे 1024 ही मुस्तरद नहीं रहने, इनमें से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट जरूर होंगे। तो अब वो ये सिलसिला चल निकला। जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मुझे इन तीनों की कंफर्मेशन आ गई, शाम महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी एंड हलीम आदिल शेख साहब। तो अब ऐसे में देखे ना, इमरान खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन आपको पता है वो जेलस हो जाते हैं फ़ौरन ही। मतलब इमरान खान साहब तो ऐसे हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं थे, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाब असम्बलियाँ भी तोड़ो, ये हुकूमत पंजाब के अंदर क्यों बैठे हुए हैं, ये सीएम क्यों बन के बैठे हुए हैं, ये तो सब मेरे से अंडर है, मेरे नीचे हैं, मैं तो सबसे सुपीरियर हूँ, राइट। तो अगर मैं नहीं हूँ पार्लियामान में तो ये क्या कर रहे हैं, तो जी तोड़ो तोड़ो असेंबलियां तोड़ो। याद है ना आपको। तो इमरान खान साहब की ये मेंटालिटी है, इमरान खान साहब की ये सोच है, ये अप्रोच है, और इसी के तहत शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मंजूर होने, एक्सेप्ट होने की जो खबर है वो पीटीआई के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन वो इमरान खान के लिए तबाहकुन खबर है, तबाहकुन। या अब आ जाए जी, हाय 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 हाय, नया कट्टा खुल गया, नया कट्टा खुल गया। तख्ते लाहौर में झटके जल्जले के महसूस हो रहे हैं। तख्ते लाहौर की हैं जी 14 सीटें, ठीक है, और 14 सीटों में से 2 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पीएमएलएन ने देनी है, और कमिटमेंट है भाई, कमिटमेंट है, देनी है। अलीम खान साहब वाली सीट है, ओन चौधरी वाली सीट है। अच्छा, मैं ये करती हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है, मैं ये नहीं चाहती, मतलब मुझे कुछ चीज़ें हतमी तौर पर पता भी है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, तो मैं इतना ब्रूटल नहीं होती। मैं सिर्फ ऐसा करती हूँ कि इस वीडियो के अंदर ना, क्योंकि फिर आप लोग भी नाराज़ हो जाते हैं ना, आप कहते हैं कि बीनी शाफी क्या बात है, आप गलत बातें कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपको ना तनकीद पसंद नहीं आती अगर मैं नून लीग पर करती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 14 सीटें और आपको उनका ब्रेकअप बता देती हूँ, बाकी तुम आप समझदार रहे हो। कर लो थोड़ी सी शरारत। अयाज सादिक, राना मशहूद साहब, इनको टिकट्स नहीं मिल रही। सुनने में आ रहा है कि अयाज सादिक साहब को सेनेट के लिए या ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से, और राना मशहूद साहब को वहाँ पर जो है अकोमोडेट किया जाएगा। जो अयाज सादिक साहब, उनके लिए 2 ऑप्शन है, ज़िमनी भी एंड सेनेट का इलेक्शन प्रॉब्ली, और राना मशहूद साहब को बाद में किसी इलेक्शंस के अंदर जो है वो उसको देख लेंगे। बट मामला ये है कि अगर 14 में से 2 सीटें चली गई आईपीपी के पास तो बाकी बची 12, ठीक है, 12 सीटें, और लोग हैं जी डबल ट्रिपल। क्या करना है भाई, फंस गए मियाँ साहब, फंस गए मियाँ साहब का असल इम्तिहान ही यही है। NA 117, अयाज सादिक ने यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं, अली परवेज़ मलिक ने कराए हैं, धक्के से अली परवेज़ मलिक ने दोस्तों के कहने पे करा दिए हैं, लेकिन अयाज सादिक, अली परवेज़ ने पीएमएलएन से और अलीम खान साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। अब ये रौले वाली सीट है, ये बहुत रौले वाली सीट है, क्योंकि अगर ये सीट अली परवेज़ साहब को दी जाती है, ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ये अब आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये सीट अली परवेज़ साहब को दी जाती है तो ऑफ कोर्स अलीम खान और अयाज सादिक को ये सीट नहीं मिलेगी। अलीम खान बेशक आईपीपी में है, लेकिन उनको एक सीट देनी है ना, ये तो एडजस्टमेंट करनी है आईपीपी के साथ। सो लिहाजा ये सीट फड्डे वाली सीट है, इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, और ये बड़ा मुश्किल फैसला है। और मुझे पता है कि ये क्या फ़ैसला है, लेकिन आप लिस्टों का वेट कर लेना, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ मुश्किल फ़ैसला है। NA 118 हमजा शहबाज की क्लियर कट सीट है। NA 119 बेसिकली ये वो हल्का है जो अली परवेज़ का हल्का है, राइट। अली परवेज़ जब पहली दफ़ा MNA बने थे तो वो इसलिए बने थे क्योंकि वो मरीम नवाज़ के कवरिंग कैंडिडेट थे, मगर ये इनका हल्का है पेट वाला शुरू से, और मरीम नवाज़ ने इस हल्के से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, और इस हल्के में उनके अगेंस्ट अलीम खान है। तो अगर अली परवेज़ को सीट देनी है
तो अगर उनको NA 117 वाली अगर वो सीट मिलती है तो उसमें अयाज सादिक के लिए फिर कोई जगह नहीं बचती और अलीम खान के लिए भी नहीं बचती, क्योंकि अगर अली परवेज से ये हल्का लिया गया क्योंकि मरीम नवाज ने इसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो फिर अली परवेज को अगर सीट दी जाती है तो ऐसे में अयाज सादिक और अलीम खान के साथ एडजस्टमेंट उस सीट पर नहीं होगी, और अगर उस सीट के ऊपर अलीम खान के साथ एडजस्टमेंट होती है तो फिर जो ये वाली सीट है NA 119 वाली ये मरीम नवाज लेंगी, तो फिर इसके नतीजे में ना अयाज सादिक के पास सीट होगी ना अली परवेज के पास सीट होगी। हो गई बात। NA 121 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कौन है जी, अयाज सादिक ने यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं और रुहेल असगर ने कराया। ये सीट अयाज सादिक साहब को नहीं मिल सकती क्योंकि रुहेल असगर साहब ने इस पर बहुत शोर मचाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो मैंने अपनी NA 121 की सीट नहीं छोड़नी, अगर मुझसे ये सीट ली गई, मुझे अगर ये सीट ना दी गई, ये मेरा हल्का है, तो भाई मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इसी हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मैंने लड़ना इसी हल्के से। अब अयाज सादिक साहब जो है ना वो बड़े नफीस से आदमी है, बड़े ज़बरदस्त हैं, और अयाज सादिक साहब की एक्सेप्टेंस हर जगह पे है, पार्टी में भी है, इस्टेब्लिशमेंट में भी है, जुडिशरी में भी है। और अयाज सादिक साहब इज़ अ जेंटलमैन टाइप ऑफ अ पॉलिटिशियन एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ऑल्सो। वो इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं कि अगर उनको कोई सीट नहीं भी मिलेगी उनके दिल में जितना चाहे मर्जी गम हो, गुस्सा हो, दर्द हो, वो बाकी जैसे नून लीग के कुछ लोग हैं उनकी तरह फटेंगे नहीं, यू नो। तो ये इनको एक ड्रॉबैक जाएगा, ये इनको बाकी एक ड्रॉबैक जाएगा, क्योंकि वरना अगर अयाज सादिक भी कहते ना कि मुझे ये वाला हल्का चाहिए, नहीं तो मैं अपने हल्के से ही सीट लड़ूंगा, वरना मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ूंगा, तो फिर मतलब पार्टी के अंदर कुछ खलबली मचे। लेकिन अयाज सादिक साहब का ये तर्ज नहीं है, तो मतलब बाकी तो आप खुद समझ जाए, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूँ। NA 122 साद रफीक की बिल्कुल पक्की है, उन्हीं को देनी है। NA 123 शहबाज शरीफ की पक्की है। अच्छा, ये जब मैं कह रही हूँ ना पक्की है सीट, ये वो आपने ये नहीं समझना कि ये मैं कह रही हूँ कि जी ये पक्की जीत गए हैं, समझ रहे हैं ना आप। मैं आपको टिकटॉक के हवाले से बता रही हूँ, अब पता चले तुम मेरे वीलॉग का मतलब ही कुछ और समझ लो है। मैं बड़ा क्लियर आपको बता रही हूँ टिकटॉक के हवाले से। ये अभी टिकट्स की बात हो रही है कि कौन सा कैंडिडेट किधर है। NA 123 शहबाज शरीफ साहब का पक्का है। NA 124 राना मुबशर साहब का पक्का है। NA 125 सैफ खोखर साहब का पक्का है। वो खोखरा दीते की गल ये है जी। NA 126 अफजल खोखर साहब का है। NA 127 जो है ये आ जाए जी, रोले वाली सीट है, बहुत रोले वाली तो खैर नहीं, अच्छा सॉरी मैं अपना लफ्ज चेंज करती हूँ, रोला नहीं, ये बड़ी मुश्किल सीट है। नून लीग से हैं जी अता तारर, पीपल्स पार्टी हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी, और लतीफ खोसा साहब हैं यहाँ पर PTI से, मतलब जो भी उनको खैर निशान मिलेगा, बल्ला तो है नहीं, तो लतीफ खोसा साहब हैं, और ओन चौधरी हैं। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ओन चौधरी को भी तो सीट देनी है ना। अब ये जो वाली जो पूरी सीट है ना, ये नून लीग के हाथ में नहीं है। सो बेसिकली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग एक ही सीट एडजस्ट करेगी, वो अलीम खान वाली होगी। अब वो चाहे NA 117 में कर ले या NA 119 में कर ले, हो गई। बाकी ओन चौधरी का हल्का है बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, अता तारर का हल्का है प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है बिकॉज चार कैंडिडेट्स हैं। और बिलावल चाहे उनका पंजाब में चाहे उनका लाहौर में इतना असर रसूख हो या ना हो, लेकिन अगर किसी सीट से बिलावल लड़ रहे हैं तो वो जान की बाजी लगा देंगे। बिलावल एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो यहाँ पे इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो इतनी आसानी से अता के हाथों हार जाए। हालांकि अता बहुत मतलब जबरदस्त किस्म की कैंपेन करेंगे, बट ये मुश्किल हल्का है अता के लिए। मतलब मेरी सिंपथीज है अता के साथ, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों सिंपथीज हैं। मैं चाहती हूँ इस हल्के से बेस्ट कैंडिडेट जीते, लेकिन मेरी इसलिए सिंपथीज हैं अता के लिए बिकॉज अता तो हर काम नून लीग का अता ने करना होता है, लेकिन उसको इतनी मुश्किल सीट दी गई है, और ये अता का पहला इलेक्शन है। सो एक न्यू एंट्रेंट है, बट वेरी 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 टफ सीट। जितने वेरी आप लगा सकते हैं लगा लें, बड़ा मुश्किल है। और ये वो सीट है जो कि पैसा भी इस पे बहुत लगेगा। एक वो मरीम नवाज वर्सेस अलीम खान वाली सीट है जो NA 119 में आपको बता रही हूँ, एक ये NA 127, ये तो घमसान का रन वाली सीट है, मतलब फुल टाइम। खबरों की माने तो पिछो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस सीट के ऊपर ये बातचीत करी, लेकिन ये पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं पब्लिक करेंगे? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने क्योंकि अगर नून लीग ने अपनी सपोर्ट बिलावल को देनी हुई कि जी जरा खिंच के रखेंगे हाथ, तो IPP उनसे नाराज हो जाएगी कि आपने तो हमें लाहौर से 2 सीटें देनी थी, तो आप बिलावल के लिए क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। तो भाई अगर यहाँ पे NA 127 में बिलावल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा और रखने की इतलात हैं, उसके बदले में वो जो शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वहां पर पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेगी।
वहां पर शहबाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा। तो ये टिट फॉर टैट हो रहा है, ये अदला बदली हो रही है, मतलब ये इस मामले में आप यहां में सपोर्ट करें, ये वहां से, लेकिन इसको ऑफिशियल नहीं कर सकते, नहीं तो आईपीपी का रौला मच जाना है। अच्छा जी, इसके अलावा 127 हो गया, 128 पे हम पहुंच गए। हाँ जी, हाफिज नुमान है यहाँ पे। 129 पे बात करें तो महर इश्तियाक है, और अगर NA 130 की बात करें तो यहाँ पे नवाज शरीफ है। हुन दसो जी कितना बड़ा रौला जे, अब पता नहीं कब इन्होंने टिकटें फाइनली अनाउंस करें। मैं तो कह रही हूँ कर दें, ये जो सस्पेंस है इसको ख़त्म करें। अगर अयाज साहब को, अगर राना मशहूद साहब को, अगर अली परवेज़ को, या फॉर दैट मैटर रुहेल असगर को अगर नहीं देनी किसी को सीट, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से बताएं। ये क्या कि जी आखिरी दिन तक राइवेंट में मीटिंग हो रही है, पहले मीटिंग हो रही थी 180H में, फिर उसके बाद पिछले 2 दिनों से मीटिंग है, अब राइवेंट शिफ्ट हो गई है। मतलब ऐसी कौन सी खुफिया मीटिंग होती हैं, और अब जो राइवेंट में मीटिंग्स हो रही हैं उसमें सिर्फ 4-5 लोग होते हैं। सो मामला ये है कि जो करना है मतलब एक अच्छी गुड स्पिरिट में करें, क्योंकि PMLN के लोगों ने बड़े मुश्किल वक्त में मियाँ साहब का बड़ा साथ दिया है, एंड मियाँ साहब भी बहुत रख रखाव वाले इंसान हैं। पर सिचुएशन ऐसी है, और ये वाकई एक ऐसी सिचुएशन है कि जो लाहौर की लिस्टें हैं ना, उनका तो सबको बड़ी बेकरारी से इंतजार होगा। सो कहते हैं ना, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियाँ जी आ गए ने ते मियाँ जी नूं लग पता गया है कि की करना जे, की फैसला करना जे। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।